गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी आपको? एम आई ऑडिबल? कंफर्म करें प्लीज। स्क्रीन भी विजिबल है? वीडियो क्लियर? ऑडियो क्लियर? ग्रेट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था स्प्रिंग क्यों पढ़ना जरूरी है, राइट? स्प्रिंग क्या है, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के बीच में क्या डिफरेंस है। आज बढ़ते हैं आगे और आज का एजेंडा होगा हमारा 4 टॉपिक्स के बारे में। पहला पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा स्प्रिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। यानी टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो स्प्रिंग एज अ फ्रेमवर्क आपको क्या देता है। इन जनरल जो फ्रेमवर्क्स देते हैं स्प्रिंग तो वो देता ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्प्रिंग की खासियत, स्प्रिंग की खूबियां क्या हैं। सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क की हिस्ट्री, थोड़ा सा वर्जन के बारे में बातचीत होगी। स्प्रिंग कब लॉन्च हुआ, आज उसका कौन सा वर्जन चल रहा है और उसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। थर्ड हम बात करेंगे स्प्रिंग की टाइमलाइन के बारे में। एंड लास्टली हम बात करेंगे स्प्रिंग के पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है वो कौन से हैं। आपने लास्ट लेक्चर अगर मिस ना करा हो तो स्प्रिंग के पास टोटल कितने मॉड्यूल हैं? वेरी गुड, मोर देन 21 मॉड्यूल्स हैं। लेकिन सारे 21 मॉड्यूल आपको नहीं पढ़ने हैं। उसमें जो रेलिवेंट मॉड्यूल्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में बातचीत होगी आज। आपको एक ओवरव्यू लगेगा कि स्प्रिंग का कौन सा मॉड्यूल किस तरीके की एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्प्रिंग के एडवांटेजेस के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे जावा लैंग्वेज का एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज बताइए, तो जैसे ये क्वेश्चन सुनते ही दिमाग में जवाब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस या सिक्योरिटी आता है। ऐसे अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज बताओ, तो गौर कीजिएगा आपके दिमाग में जो जवाब आना चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं लूज कपलिंग। ऑफ कोर्स आप में से बहुतों के लिए बहुत ही नया सा वर्ड होगा, लेकिन अभी जब मैं इसका एक बेसिक आइडिया आपको दूंगा तो आपको याद आएगा या आपको समझ आएगा कि आप जावा में ये बहुत बार करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये कपलिंग का मतलब अपने आप में क्या होता है। कपलिंग का मतलब होता है डिपेंडेंसी। आई रिपीट माई वर्ड्स, कपलिंग का मतलब होता है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब है मेरा कि अगर आपके पास एक क्लास ए है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास एक क्लास ए है और आपके पास एक और क्लास बी है, और क्लास ए को अपना कुछ काम करने के लिए क्लास बी के ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो अपन मानते हैं ए बी के ऊपर डिपेंड कर रही है। आई रिपीट माई वर्ड्स, आपके पास एक क्लास ए है, आपके पास एक क्लास बी है। क्लास ए को अपना काम करने के लिए अगर क्लास बी की जरूरत है तो अपन मानते हैं क्लास ए क्लास बी के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसको हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में बोलते हैं कपलिंग। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स रेलिवेंट देता हूं तो आप मेरी बात समझ पाएंगे। इमेजिन करिए मेरे पास एक कार नाम की क्लास है। इमेजिन करिए मेरे पास एक इंजन नाम की क्लास है। क्या कार को चलने के लिए इंजन चाहिए? चाहिए ना? तो इसे आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में बोलेंगे कार इंजन पे डिपेंड कर रही है, यानी कार और इंजन के बीच में कपलिंग होगी। कार और इंजन के बीच में कपलिंग होगी। ऐसे ही गेस करिए मेरे पास एक फोन है और मेरे पास एक चार्जर नाम की क्लास है। क्या फोन को चलने के लिए या फोन को चार्ज होने के लिए चार्जर की जरूरत है? क्या फोन को चार्ज होने के लिए चार्जर की जरूरत है? क्या फोन का कुछ ऐसा काम है जो चार्जर पे डिपेंड कर रहा है? तो आप बोलोगे हाँ, फोन अगर डिस्चार्ज है तो उसे चार्ज करने का काम चार्जर ही करेगा। तो हम मानेंगे फोन की चार्जर पे क्या है, हम मानेंगे फोन की चार्जर पे डिपेंडेंसी है। फोन चार्जर पे डिपेंड कर रहा है और इसी डिपेंडेंसी को प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम लोग बोलते हैं कपलिंग। कपलिंग। अब ये कपलिंग दो तरीके की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग में टाइट कपलिंग, एक को हम प्रोग्रामिंग में बोलते हैं लूज कपलिंग। और ये जो लूज कपलिंग है ये आपको प्रोवाइड करने का काम स्प्रिंग करता है। मैं आपको बिल्कुल भी अभी कपलिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, ये हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक है। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जो हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे उस पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम होगा लूज कपलिंग। अगर आप जानना चाहते हैं सर बाय द वे टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग में डिफरेंस क्या है, टाइट कपलिंग का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करें और आपको वही ऑब्जेक्ट चाहिए अपना काम पूरा करने के लिए। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं टाइट कपलिंग। लूज कपलिंग का मतलब होता है अगर वो ऑब्जेक्ट ना सही कोई दूसरा मिल जाए, वो ना सही कोई तीसरा मिल जाए, बस मेरा काम हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं लूज कपलिंग। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई फोन है जो उसी कंपनी के चार्जर से चार्ज हो जिस कंपनी का फोन है, तो ये कौन सी कपलिंग हो गई?
मेरे पास अगर कोई फोन है जो उसी कंपनी के चार्जर से चार्ज हो जिस कंपनी का फोन है, तो ये कौन सी कपलिंग हो गई? वेरी गुड, ये हो गई टाइट कपलिंग। और अगर मेरा फोन किसी भी तरह के चार्जर से चार्ज हो जाए तो ये कौन सी कपलिंग हो गई? ये हो गई लूज कपलिंग। क्या लग रहा है आपको, बेटर क्या है, टाइट के लूज? ऑब्वियसली बात है, बेटर लूज कपलिंग है। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा फोन सिर्फ एक स्पेसिफिक चार्जर से चार्ज हो? इससे तो मेरी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। कल को मेरे पास वो स्पेसिफिक चार्जर नहीं हुआ तो मेरा फोन ही नहीं चल पाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? गॉट इट? तो ये कैसे स्प्रिंग मैनेज करता है आपके लिए, कैसे स्प्रिंग इन चीजों को हैंडल करता है, यही आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे लूज कपलिंग। और याद रखिएगा, ये जो लूज कपलिंग है, इसी के साथ आप पढ़ने वाले हैं समथिंग विच इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसी के साथ आप पढ़ने वाले हैं समथिंग विच इज कॉल्ड, जिसका मैंने लास्ट लेक्चर में भी नाम लिया था, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। गॉट इट? तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, लूज कपलिंग, ये सब एक ही टॉपिक के सब टॉपिक हैं। जैसे आप याद करिए, अगर आप कोर जावा जानते हैं तो आपने वहां जरूर पढ़ा होगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पढ़ा है? पढ़ा है। अगर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा है तो 100% आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड पढ़ा होगा। पढ़ा है ना? अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड पढ़ा होगा तो आपने लेड बाइंडिंग का नाम भी सुना होगा। सुना है ना? क्या ये सारे के सारे एक ही टॉपिक से कनेक्टेड पॉइंट्स हैं? तो जैसे ये एक टॉपिक से कनेक्टेड पॉइंट हैं, ऐसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, लूज कपलिंग, ये सब एक टॉपिक के अंदर आने वाली हेडिंग्स हैं जो अगले लेक्चर से हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो याद रखिएगा, स्प्रिंग के बहुत सारे फायदे हैं, बट नंबर वन बेनिफिट जो आपको स्प्रिंग देता है, गौर करिएगा, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट भी नहीं, स्प्रिंग आपको ये बेनिफिट देता है, और इसका नाम होता है लूज कपलिंग। हुआ क्लियर? कुछ आइडिया लगा बेसिक लूज कपलिंग से क्या होता है ना? अब आप ये बताओ, क्या आपने जावा में कपलिंग की है? ये मानते हुए कि आपने स्प्रिंग बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्या आपने जावा में कपलिंग की है? तो जवाब है बहुत बार की है। मैं आपको प्रूफ करके देता हूं। कलेक्शन तो बहुत आगे की बात है धीरज, मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं। मान लो मैं जावा में एक पर्सन नाम की क्लास बनाता हूं, ठीक है? मुझे पर्सन क्लास के अंदर दो चीजें रखनी है, एज और नेम। आप एग्री करते हैं? हम पर्सन क्लास के अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक एज के नाम से और एक नेम के नाम से। हाँ या ना, यस और नो? है ना? अब आप मुझे बताइए, जावा में ये स्ट्रिंग कौन है? क्या स्ट्रिंग एक क्लास का नाम है? जावा में स्ट्रिंग क्लास है, राइट? तो इसका मतलब अगर स्ट्रिंग क्लास है तो ये जो नेम आप बना रहे हैं ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ? हाँ हुआ। और क्या आप स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को पर्सन क्लास के अंदर रख रहे हैं? हाँ रख रहे हैं। इसका मतलब पर्सन स्ट्रिंग के ऊपर क्या कर रही है? पर्सन स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है। पर्सन की स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंडेंसी है। पर्सन और स्ट्रिंग के बीच में अपन ने कपलिंग कर दी है। आई होप मेरी बात क्लियर है सबको। कपलिंग समझ में आया आपको? कपलिंग से क्या हो रहा है, ये क्लियर हुआ? बिकॉज स्प्रिंग फ्रेमवर्क इस डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है। दैट्स द रीजन कि स्प्रिंग आपको कपलिंग में हेल्प करता है। गॉट इट? कपलिंग इज डेफिनेटली अ डिजाइन पैटर्न, बट द गुड थिंग इज दैट स्प्रिंग आपको ये डिजाइन पैटर्न खुद इंप्लीमेंट करके देता है। तो आपको इसके लिए अपने लेवल पे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी करनी पड़ती है अगर स्प्रिंग के बिना आप कपलिंग कर रहे होते। ओके, चलो जगमीत, आगे क्लियर हुआ? ओके, तो इसका मतलब क्या मैं मान लूं हर फ्रेमवर्क मेरे को कपलिंग का सपोर्ट देगा? नॉट नेसेसरी। ये कहना गलत होगा कि हर फ्रेमवर्क आपको कपलिंग का सपोर्ट देगा। गॉट इट? कपलिंग का सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपको स्प्रिंग दे रहा है। क्या हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है? हाँ है। बट हाइबरनेट आपको कोई कपलिंग का सपोर्ट नहीं देता है। जो कपलिंग का सपोर्ट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है वाया स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो ये नहीं सोचिएगा कि कपलिंग का सपोर्ट तो सभी देंगे। स्प्रिंग की खास बात है कि स्प्रिंग आपको सपोर्ट देता है लूज कपलिंग का। ठीक है, ये है हमारा एक पॉइंट जिसको हम अगले लेक्चर से डिटेल में एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। फिर आता है अगला पॉइंट, स्प्रिंग आपके लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई कर देता है। आप रिकॉल करिए, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था, जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे कुछ कॉमन टास्क होंगे जो हर एप्लीकेशन में हमें करने होंगे। यस और नो? होंगे। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करिए अपन लोग एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं।
मुझे बताइए, एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में प्राइमरी काम प्रोडक्ट डिस्प्ले करना, यस और नो? यस। ई कॉमर्स एप्लीकेशन का प्राइमरी काम यूजर के लिए शॉपिंग कार्ट मेंटेन करना, यस और नो? यस। ई कॉमर्स एप्लीकेशन का प्राइमरी काम यूजर को आइटम्स परचेज करने की फैसिलिटी देना, यूजर को पास्ट ऑर्डर्स डिस्प्ले करके दिखाना, ये सब प्राइमरी काम है ना? लेकिन अगर आप नोटिस करें, क्या एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन होगा? हाँ होगा। क्या एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में लॉगिन होगा? हाँ होगा। क्या एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में अकाउंट अपडेट क्रिएट डिलीट होंगे? हाँ होंगे। अब आप सोचो, आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हो। एक बैंकिंग एप्लीकेशन का प्राइमरी काम यूजर को अमाउंट विड्रॉ, या यूजर को अमाउंट डिपॉजिट, या यूजर को फंड ट्रांसफर करने की फैसिलिटी देना। पर क्या एक बैंकिंग एप्लीकेशन में भी रजिस्ट्रेशन होगा? आप इंटरनेट बैंकिंग विदाउट रजिस्ट्रेशन एक्सेस कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। विदाउट लॉगिन कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए, रजिस्ट्रेशन, लॉगिंग, सर्चिंग, ये सब कॉमन काम है ना, जो ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन के अंदर होते हैं, राइट? अब अगर ये कॉमन काम आपके लिए फ्रेमवर्क कर दे, 100% नहीं लेकिन 80% काम इसका अगर आपको फ्रेमवर्क करके दे दे, जैसे आप मुझे बताएं, इन सब में डेटाबेस इन्वॉल्व है। रजिस्टर करोगे तो डेटाबेस में रिकॉर्ड जाएगा, लॉगिन करोगे तो डेटाबेस में सर्चिंग होगी, कुछ अपडेट करोगे तो डेटाबेस में अपडेशंस होंगे। अगर इन सब में डेटाबेस इन्वॉल्व है और मैं फ्रेमवर्क यूज नहीं करता हूं, तो मुझे प्योर जेडीबीसी में कोड लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना? लेकिन अगर मैं फ्रेमवर्क यूज कर लूंगा तो मेरे लिए काम सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये मतलब है ये कहने का कि फ्रेमवर्क आपको सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट देता है। व्हेन आई एम सेइंग सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट देता है, आपके लिए जो कॉमन टास्क हैं उसका फ्रेमवर्क आपके लिए कोड ऑटो जनरेट कर देता है। आप अपने मेन कोड पे फोकस करें, जो कॉमन कोड है, कॉमन टास्क हैं, वो फ्रेमवर्क के ऊपर छोड़ दें। इसका मतलब इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि हर प्रोजेक्ट में दो तरीके के टास्क होते हैं। एक होते हैं बिजनेस लॉजिक्स, राइट, जो हर एप्लीकेशन में अलग अलग होते हैं, और एक होते हैं कॉमन टास्क, राइट। जो कॉमन टास्क या लॉजिक होते हैं वो आपके लिए कौन हैंडल कर लेगा? जो कॉमन टास्क या लॉजिक हैं वो आपके लिए हैंडल कर लेगा स्प्रिंग। जो बिजनेस लॉजिक हैं वो हैंडल करने का काम डेवलपर का होगा। हुआ क्लियर? चलें आगे। आई होप दिस मेक सेंस। क्लियर हुआ सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट? अब आइए फ्रेमवर्क के बेनिफिट नंबर 3 पे, इजी इंटीग्रेशन। रिकॉल करके मुझे बताइए, जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें ब्रॉडली कितने पार्ट्स होते हैं? एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन में ब्रॉडली कितने पार्ट्स होते हैं? तो जवाब है 3 पार्ट होते हैं ना, 3 पार्ट। एक होता है आपका फ्रंट एंड वाला पार्ट, एक होता है आपका बैक एंड वाला पार्ट, और एक होता है आपका डेटाबेस वाला पार्ट। अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस ना कराओ, तो क्या इन तीनों पार्ट्स पे हम स्प्रिंग यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम स्प्रिंग को बैकएंड पे तो यूज करते ही करते हैं, है ना? डेटाबेस वाला काम भी हम स्प्रिंग से करा सकते हैं यूजिंग समथिंग विच इज कॉल्ड जेपीए। और फ्रंट एंड वाले में स्प्रिंग हमें क्या देता है? अगर आपको याद हो तो मैंने एक नाम लिया था लास्ट लेक्चर में। फ्रंट एंड वाले में स्प्रिंग हमको देता है समथिंग विच इज कॉल्ड एज थाइमलीफ। आप ये बताइए, अगर मैं चाहूं तो क्या मैं थाइमलीफ हटाकर यहां रिएक्ट यूज कर सकता हूं? कर सकता हूं ना? स्प्रिंग मना तो नहीं करेगा ना? स्प्रिंग मुझे फोर्स तो नहीं करेगा ना कि मैं स्प्रिंग का ही टूल या स्प्रिंग का ही मॉड्यूल यूज करूं? इसका मतलब स्प्रिंग ओपनली किसी भी दूसरे फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जेपीए यूज करूं, मैं तो प्लेन जेडीबीसी यूज करना चाहता हूं, स्प्रिंग मुझे प्लेन जेडीबीसी भी यूज करने देगा। मैं हाइबरनेट यूज करना चाहता हूं, स्प्रिंग मुझे हाइबरनेट यूज करने देगा। मैं डिसाइड करूंगा कि जब मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा उसमें मुझे स्प्रिंग वाले सारे फीचर्स चाहिए या दूसरे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज के फीचर्स चाहिए। इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग आपको बहुत इजी तरीके से दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेशन ऑफर करता है। आई होप मेरी बात क्लियर हुई। क्लियर? आज की डेट में स्प्रिंग एआई का भी सपोर्ट देगा। मैं अगर ओपन एआई से इंटीग्रेट करना चाहूं तो स्प्रिंग सपोर्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग इजीली इंटीग्रेट हो जाता है दुनिया की किसी भी पॉपुलर टेक्नोलॉजी से, दुनिया के किसी भी दूसरे पॉपुलर फ्रेमवर्क के साथ। दैट मींस इजी इंटीग्रेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्प्रिंग सबसे ज्यादा आपको सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है। आप मानते हो हर वेब एप्लीकेशन की बेसिक डिमांड होती है सिक्योरिटी, यस की नो? होती है। और आज की डेट में अगर आप जानते हो तो यूजर आईडी और पासवर्ड के अलावा ढेर सारे और तरीके होते हैं ना लॉगिन करने के। तो यूजर आईडी पासवर्ड तो बहुत पुराना स्टाइल हो गया है।
जैसे आप रिकॉल करें, आज लोग सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू लॉग इन करते हैं, लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद गिटहब आईडी, ये ऑप्शन आता है। इसको करने के लिए हम लोग यूज करते हैं समथिंग विच इज कॉल्ड ओऑथ। क्या यूज करते हैं? अगर मुझे अपनी वेबसाइट पे लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक देना है, आई नीड टू मेक यूज ऑफ समथिंग विच इज कॉल्ड एज ओऑथ, और स्प्रिंग आपको आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट देता है ओऑथ का। ऐसे ही सिक्योरिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है JWT, जिसका फुल फॉर्म होता है जेसन वेब टोकन। जीमेल हुआ, फेसबुक हुआ, सब इसको यूज करते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व करा है, जीमेल में एक बार लॉगिन करने के बाद अगर आप 10 दिन बाद भी जाते हैं जीमेल पे, तो आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ता है कि नहीं? नहीं करना पड़ता। रिकॉल करिए, नहीं करना पड़ता। अगर आपने हिस्ट्री क्लियर नहीं करी है, अगर आपने ब्राउजर के अंदर को कुछ भी डेटा डिलीट नहीं करा है, तो आपका 10 दिन पहले का लॉगिन रेलिवेंट रहता है। यस, बिल्कुल आपका 10 दिन पहले का लॉगिन रेलिवेंट रहता है और वहां JWT काम कर रहा है, और ये फीचर आपको मिलता है समथिंग विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी। तो स्प्रिंग आपको सिक्योरिटी में भी 100% बिल्ट इन सपोर्ट देता है। लास्ट, स्टेबल है और लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। स्प्रिंग का जो पहला वर्जन मार्केट में कमर्शियली लॉन्च हुआ था वो 2004 में हुआ था। आज 2025 चल रहा है, स्प्रिंग को आए हुए ऑलमोस्ट 21 ईयर्स हो गए। 21 साल बहुत लंबा समय होता है किसी टेक्नोलॉजी के स्टेबलाइजेशन के लिए। तो स्प्रिंग एक स्टेबल फ्रेमवर्क है। आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कोड स्प्रिंग पे लिखेंगे, चांसेस है कि आप जहां भी फंसेंगे, जहां भी आप उलझेंगे, वहां आपको कोई ना कोई रिसोर्स, कोई ना कोई कम्युनिटी, कुछ ना कुछ सपोर्ट स्प्रिंग की टीम की तरफ से मिल जाएगा। जबकि नई नई टेक्नोलॉजीज जब आती हैं, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम डेवलपर को होती है, तो कम्युनिटी सपोर्ट ही उतना अच्छा उनके अंदर नहीं होता है। स्प्रिंग में बहुत बढ़िया कम्युनिटी सपोर्ट है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। खुद स्प्रिंग की अपनी साइट पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और ट्यूटोरियल मिलेंगे, जो आपके प्रोजेक्ट में जहां भी आप फंसे हैं उन चीजों को सॉर्ट आउट कर देंगे। आई होप पांचों बेनिफिट क्लियर है सबको। चलूं आगे? वेरी गुड। अब बात करते हैं स्प्रिंग की हिस्ट्री के बारे में। स्प्रिंग कब बना, स्प्रिंग किसने बनाया, एंड समथिंग अदर ऑफ। पहली बात, स्प्रिंग कब बना? तो स्प्रिंग बनना स्टार्ट हुआ था जून 2003 में, और इसको बनाने का क्रेडिट जिनको जाता है उनका नाम है मिस्टर रॉड जॉनसन। ही इज मिस्टर रॉड जॉनसन, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। गॉट इट? लेकिन कमर्शियली मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए स्प्रिंग को अवेलेबल कराया गया 2004 में। तो टेक्निकली हम ये मानते हैं कि स्प्रिंग का जो फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था वो लॉन्च हुआ था मार्च 2004 में। इसके बाद धीरे धीरे स्प्रिंग आगे बढ़ता गया। स्प्रिंग को टेक ओवर कर लिया VMware नाम की कंपनी ने। तो आज की डेट में स्प्रिंग किसका प्रोडक्ट है? जैसे आज की डेट में जावा को कौन हैंडल कर रहा है? आज की डेट में जावा को कौन हैंडल कर रहा है? ओरेकल, राइट। आज की डेट में एंड्रॉइड किसका प्रोडक्ट है? मेन प्रोडक्ट गूगल का। तो जैसे एंड्रॉइड गूगल के अंडर में है, बिल्कुल ऐसे स्प्रिंग जिस कंपनी के अंडर में है उसका नाम है VMware। ये रेस्पॉन्सिबल है स्प्रिंग के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, स्प्रिंग बूट के नए वर्जन्स के लिए, स्प्रिंग के नए वर्जन्स के लिए। और लकी बात यह है कि स्प्रिंग का लेटेस्ट वर्जन 10 दिन पहले लॉन्च हुआ है। 10 दिन भी ज्यादा बोल रहा हूं, 8 दिन पहले लॉन्च हुआ है। हम वही वर्जन अपने प्रोजेक्ट्स, अपने कोड में यूज करेंगे। और लेटेस्ट वर्जन है स्प्रिंग का 6.2.10, जो इसी साल 14 अगस्त को लॉन्च हुआ है। राइट? तो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन जो हम यूज करेंगे स्प्रिंग का। और स्प्रिंग बूट का जो लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुआ है वो है 3.5। स्प्रिंग का वर्जन 7 आने वाला है, उम्मीद है नवंबर तक आएगा। स्प्रिंग बूट का वर्जन 4 आने वाला है, वो भी नवंबर तक लॉन्च होने के चांसेस हैं। तो एज ऑफ नाउ जो लेटेस्ट वर्जन आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 6.2.10। दिस विल बी आर वर्जन जब हम स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अदर देन दिस, ये है स्प्रिंग की कंप्लीट टाइमलाइन। आप देख सकते हैं स्प्रिंग 1.0 आया, 2.0 आया, 6.0 आया था 2022 में, और अभी 2025 में आपको मिल रहा है 6.2.10। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं स्प्रिंग में वर्जन टू वर्जन क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट स्प्रिंग के वर्जन 1 और वर्जन 2 के बीच में नजर आएगा। यह है स्प्रिंग का वर्जन 1, जिसको हम बोलते हैं 1.x। जरा ध्यान से देखकर गिनकर बताइए इसमें कितने मॉड्यूल नजर आ रहे हैं। एवरीवन प्लीज काउंट एंड लेट मी नो इसमें कितने मॉड्यूल नजर आ रहे हैं। 7 मॉड्यूल्स, राइट? अगर आप काउंट 6 मॉड्यूल, प्रांशु एक बार दोबारा गिनिए। 7 मॉड्यूल्स आर देयर, करेक्ट? 7 मॉड्यूल्स, ओके।
फिर आता है स्प्रिंग का वर्जन 2। नॉर्मली ये देखा गया है जब किसी भी टेक्नोलॉजी लैंग्वेज या फ्रेमवर्क का नेक्स्ट वर्जन आता है तो वो प्रीवियस का इंप्रूवमेंट होता है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस का इंप्रूवमेंट होता है। जितने फीचर्स पहले होते हैं उससे ज्यादा फीचर्स अगले वर्जन में आते हैं। यस, जितने फीचर पहले होते हैं उससे ज्यादा अगले वर्जन में आते हैं। बट स्प्रिंग 2.x इसके लिए एक एक्सेप्शन केस है। देखिए इसमें कितने आपको मिल रहे हैं मॉड्यूल? 6 मिल रहे हैं, है ना। तो देखने में ऐसा लगता है कि स्प्रिंग का जो वर्जन 1 था वो तो 7 मॉड्यूल दे रहा था, वर्जन 2 ने 6 दिए। इस मतलब सिम ने अपनी फीचर्स कम कर दिए क्या? ऐसा नहीं है। एक्चुअल में स्प्रिंग का जब वर्जन 2 आया था तो उसने वर्जन 1 के 2 मॉड्यूल्स को मर्ज करके एक बना दिया था। आई होप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ 2 मिलते जुलते मॉड्यूल है। एक है स्प्रिंग वेब और एक है स्प्रिंग वेब एमबीसी। स्प्रिंग 2 ने क्या करा? स्प्रिंग 2 ने इन दोनों को मर्ज कर दिया और इसकी जगह बना दिया स्प्रिंग वेब एमबीसी नाम का एक मॉड्यूल। तो ये वाला जो मॉड्यूल है ये उन 2 मॉड्यूल्स का मर्जर है। सो टेक्निकली स्पीकिंग स्प्रिंग 2 में भी 7 मॉड्यूल है, स्प्रिंग 1 में भी 7 है, बट देखने से ऐसा लगता है कि 6 मॉड्यूल्स हैं। इसके बाद जैसे जैसे स्प्रिंग बढ़ता गया आगे, स्प्रिंग में मॉड्यूल्स बढ़ते गए, उन्होंने बेस मॉड्यूल को भी मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ दिया। एज ऑफ नाउ अगर मैं स्प्रिंग का पूरा आर्किटेक्चर आपके सामने रखूं इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स का, तो ये स्प्रिंग का पूरा आर्किटेक्चर है। अब इस आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल बेस पे जाकर देखिए, आपको कोर कंटेनर नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो क्या ये स्प्रिंग कोर है? क्या ये स्प्रिंग कोर यानी स्प्रिंग फ्रेमवर्क है? जी, ये स्प्रिंग कोर है। और इसको बिल्कुल बेस पे दिखाने का क्या पर्पस है? कंपनी क्या बताना चाह रही है आपको इसको बिल्कुल बेस पे रखकर? वो आपको ये बताना चाह रही है कि आप स्प्रिंग में कुछ भी पढ़ लें, चाहे स्प्रिंग बूट पढ़ लें, स्प्रिंग वेब पढ़ लें, स्प्रिंग जेपीए पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, जो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे वो सारे के सारे कहां से आएंगे? जो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे वो सारे के सारे स्प्रिंग कोर से आएंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। इसलिए डू रिमेंबर, स्प्रिंग कोर स्प्रिंग का सबसे पावरफुल मॉड्यूल है, बेसिक मॉड्यूल है, और इसी मॉड्यूल या नींव पे स्प्रिंग के बाकी मॉड्यूल्स बिल्ट अपॉन है। यही कारण था कि मैं आपसे लास्ट लेक्चर में बोल रहा था हम डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पे ना जाते हुए विल स्टार्ट विद स्प्रिंग कोर और फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स स्प्रिंग बूट। इज दिस क्लियर? चलो आगे। वेरी गुड। तो ये हुई बात स्प्रिंग के वर्जन्स के बारे में, स्प्रिंग के किस किस वर्जन में क्या क्या ऐड हुआ इस बारे में। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स के बारे में। कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं? स्प्रिंग कोर है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट है, स्प्रिंग जेडीबीसी है, वी हैव समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग ओआरएम, स्प्रिंग डेटा जेपीए, स्प्रिंग वेब एमबीसी, देन वी हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड स्प्रिंग रेस्ट, स्प्रिंग बैच, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एओपी, स्प्रिंग सिक्योरिटी एंड स्प्रिंग क्लाउड एंड माइक्रो सर्विसेज। ये 12 मॉड्यूल, इसमें एक और जोड़ दीजिए स्प्रिंग एआई। ये 13 मॉड्यूल हैं जो स्प्रिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स माने जाते हैं। अब मैं आपको इन सब का एक एक लाइन का आइडिया देता हूं ताकि आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग हो किस मॉड्यूल से आपको क्या सपोर्ट मिलता है। अच्छा, इन सब का पूल स्प्रिंग है, इन सब का कलेक्शन स्प्रिंग है। यस, इन सब के पूल का नाम स्प्रिंग है। यानी जब आप स्प्रिंग बोलते हैं ना तो ये सब उसके अंदर कंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन व्हिच इज स्प्रिंग कोर। एज आई सेड, बिल्कुल ये सारे मॉड्यूल अपन कवर करेंगे मुनीब। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों को मिलाकर ये सारे कवर होंगे, बल्कि एक और कवर होगा विच इज स्प्रिंग एआई। ओके, जो इस लिस्ट में आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें से काफी सारे हम कवर अप करेंगे मॉड्यूल 1 में, जो रिमेनिंग है वो हम कवर अप करेंगे मॉड्यूल 2 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्प्रिंग कोर के बारे में। एज आई सेड, हाँ हाँ बिल्कुल, डाउ पोजो इसी में आएगा बेटा। डाउ पोजो आएगा जब आप पढ़ेंगे स्प्रिंग डेटा जेपीए। ओके, स्प्रिंग डेटा जेपी में डाउ पोजो सबकी बातें होंगी आपसे। इनफैक्ट इसकी बात तो स्प्रिंग जेडीबीसी से ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग डेटा जेपीए से पहले ही हम पढ़ लेंगे डाउ पोजो के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं स्प्रिंग कोर क्या है। जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, क्या जावा पढ़ने के लिए कोर जावा से शुरुआत होती है? अगर मुझे जावा पढ़नी है तो मेरी पहला स्टेप, पहली लैंग्वेज जावा के इकोसिस्टम में कोर जावा होगी। बिल्कुल ऐसे स्प्रिंग के इकोसिस्टम में मेरा पहला मॉड्यूल, बेस मॉड्यूल होगा स्प्रिंग कोर। स्प्रिंग कोर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्प्रिंग के सिखाएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं लूज कपलिंग, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। घबराइएगा मत, ये सब में से अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया है, सिर्फ आपके नोटिस में इनके नाम डाल रहा हूं। अगले लेक्चर से मैं शुरुआत करूंगा इनके डिटेल डिस्कशन की।
तो अगर कोई पूछता है स्प्रिंग कोर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम बताओ, स्प्रिंग कोर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम है लूज कपलिंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड थर्ड वन इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। बस इतना आपको स्प्रिंग कोर में पढ़ना है। इतना पढ़ लिया आपने तो आपका स्प्रिंग कोर स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आप स्प्रिंग के बाकी मॉड्यूल्स की तरफ जा सकते हैं। क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, अगले लेक्चर में इसी से हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा स्प्रिंग का अगला इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, ये भी स्प्रिंग कोर में ही हम पढ़ेंगे और इसका नाम होता है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। अब आप याद करो, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल नाम का एक कॉन्सेप्ट यूज करता है। डिड आई से दिस? बोला था मैंने आपको, और मैंने इसके बारे में आपको यह बताया था कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का मतलब है स्प्रिंग कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। ये बोला था मैंने, स्प्रिंग कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको आइडिया देता हूं, क्या मतलब ये कहने का कि स्प्रिंग अपने हाथों में कंट्रोल ले लेता है। ये बताइए, एज अ जावा डेवलपर आपके प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है? एज अ जावा डेवलपर आपके प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है? बिल्कुल बेसिक पूछ रहा हूं मैं। तो आप बोलोगे सर अगर जावा की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सही बोला मैंने? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये तो सब बाद की बातें हैं ना। शुरुआत तो क्लास और ऑब्जेक्ट बनाकर होती है ना? और आप मानते हो एक जावा डेवलपर खूब सारे ऑब्जेक्ट बनाता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, बनाता है खूब सारे ऑब्जेक्ट, पर्सन का ऑब्जेक्ट, कस्टमर का ऑब्जेक्ट, ऑर्डर का ऑब्जेक्ट, ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हो। स्प्रिंग ये कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स बनाने की टेंशन है ना, ये तुम मेरे को दे दो। यानी एज अ डेवलपर आप जानकर सरप्राइज हो जाएंगे, 99% स्प्रिंग प्रोजेक्ट्स में आप न्यू नहीं लिखेंगे। न्यू ही होता है ना वो कीवर्ड जो ऑब्जेक्ट बनाता है। एज अ जावा डेवलपर अपन न्यू से ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, अपन नहीं बनाएंगे स्प्रिंग में न्यू कीवर्ड यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट। ये मत सोचिएगा तो हम कोई दूसरा कीवर्ड यूज करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या? नहीं, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ही नहीं। हम कौन? हम कौन? डेवलपर। हम नहीं, हम डेवलपर है बेटा, हम स्प्रिंग थोड़ी हैं। हम डेवलपर हैं, हम नहीं बनाएंगे कोई ऑब्जेक्ट। ओके, हमारे लिए ऑब्जेक्ट बनाकर कौन देगा? हमारे लिए ऑब्जेक्ट बनाकर स्प्रिंग देगा। राइट? अब मैंने आपको एक बात और बोली थी कि अगर आपके प्रोग्राम में मान लीजिए 15 क्लासेस हैं, तो स्प्रिंग ये आपके ऊपर छोड़ता है, आप डिसाइड कर लो इन 15 में से कितनी क्लासेस के ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बनाएगा और कितनी क्लासेस के ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहेंगे। आप चाहोगे तो पूरी 15 की 15 स्प्रिंग के हवाले कर दो, वो इन 15 क्लासेस को मैनेज कर लेगा। आप चाहोगे तो 2-3 क्लासेस आप हैंडल कर लो, बाकी स्प्रिंग को दे दो। तो जब आप ऐसा करोगे, स्प्रिंग को ये बताओगे कि ये क्लास तुम करो, ये क्लास मैं करूंगा, इसके लिए आप स्प्रिंग में कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करते हो। मैं जो वर्ड लिख रहा हूं जरा वापस चैट विंडो में टाइप करिए, क्या सेटअप करते हैं? कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। हम स्प्रिंग में कॉन्फ़िगरेशन करके स्प्रिंग को ये बताते हैं कि ये वाली क्लासेस आपको हैंडल करनी है, ये वाली क्लासेस हम हैंडल करेंगे। अभी सिंटेक्स पे मत जाइएगा, सर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसका एक तरीका होता है, उसका एक सिंटेक्स होता है जो अगले लेक्चर में ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। राइट? अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन का सपोर्ट है, ये जो आपको मॉड्यूल देता है उसका नाम होता है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। तो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मुझे क्या देता है? स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस देता है जिनको मैं अपने कोड के अंदर यूज करके स्प्रिंग को ये कह सकता हूं कि स्प्रिंग को मेरे लिए इन क्लासेस को करना पड़ेगा मैनेज, एंड दिस ऑल सपोर्ट इज गिवन बाय स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। हुआ क्लियर? आया कुछ कुछ समझ? और मजेदार बात यह है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में मिनिमम अमाउंट ऑफ जावा कोड आप लिखते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ जावा कोड लिखते हैं, और स्प्रिंग आपके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जिम्मेदारी उठा लेता है। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। तो स्प्रिंग में इस बात को सुनने की खूब आदत डाल लीजिए। आज ये कॉन्फ़िगरेशन करा, आज वो कॉन्फ़िगरेशन करा। 99% काम स्प्रिंग में कॉन्फ़िगरेशन के दम पे चलते हैं। खास तौर पे जब आप स्प्रिंग बूट पढ़ोगे, अधिकतर चीजें कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू हैंडल होंगी, और ये कॉन्फ़िगरेशन का सपोर्ट आपको देने वाले मॉड्यूल का नाम है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है? और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं तो स्प्रिंग को इन्फॉर्म करना कि ये क्लास उसको हैंडल करनी है। दिस इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? वेरी गुड जगमी। न्यू कीवर्ड जब आप लिखोगे तो ऑब्जेक्ट की पूरी लाइफ साइकिल आपको मैनेज करनी पड़ेगी। यस और नो? तो जवाब है यस। न्यू कीवर्ड जब आप लिखोगे तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज भी आपको करना पड़ेगा सेटर्स कॉल करके। यस और नो? तो जवाब है यस। आप स्प्रिंग का सॉरी, स्प्रिंग का ये मानना है कि अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट को सेट करना, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करवाना, ये सब आप करने लगोगे तो आप मेन कोड पे फोकस कैसे करोगे?
तो स्प्रिंग कहता है ये टेंशन आप मुझे दे दो, मैं ऑब्जेक्ट की पूरी लाइफ साइकिल मैनेज कर लूंगा, कब बनना है, कब तक रखना है, कब डिस्ट्रॉय करना है, कैसे इनिशियलाइज करना है, सब मेरा काम। आप तो सिर्फ उसके वो मेथड कॉल करो जो आपको एक्चुअल टास्क करने में हेल्प करें। आया नहीं आया जगमीत समझ में? कुछ बेसिक आइडिया लगा? मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊं आपको। लास्ट लेक्चर से एक एग्जांपल उठाता हूं मैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके सामने एक डेटाबेस का कोड रखा था, याद है आपको? ये डिफरेंस दिखाने के लिए कि स्प्रिंग डेटा जेपीए हमारा काम कितना आसान कर देता है। याद है आप सबको? ये कोड याद है? ठीक है, आप मुझे बताइए, ये जो यूजर ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये मैं बना रहा हूं? मैं ही तो बना रहा हूं, न्यू मैंने ही तो लिखा है, इसमें इतना कहां सोचना पड़ रहा है आपको? मैं ही बना रहा हूं ना एज अ प्रोग्रामर, है ना? मैं ही इनिशियलाइज कर रहा हूं इसको, है ना? अब ये बताइए, क्या इस पूरे कोड में एक ऑब्जेक्ट और दिख रहा है आपको? इस पूरे कोड में एक ऑब्जेक्ट और दिख रहा है आपको जिसको मैं यूज कर रहा हूं, पर मैंने उसके लिए न्यू नहीं लिखा है, और वो ऑब्जेक्ट है यूजर रिपोजिटरी। डिड आई मेंशन न्यू यूजर रिपोजिटरी एट एनी पॉइंट? आई डिड नॉट, मैंने नहीं करा। इसका मतलब क्या ये ऑब्जेक्ट मुझे ऑटोमेटिकली मिल गया स्प्रिंग की तरफ से? यस, ये ऑब्जेक्ट मुझे स्प्रिंग की तरफ से ऑटोमेटिक मिल गया। और आप मानते हो ये बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होगा, ये इंटरनली कनेक्शन ओपन करता होगा, कनेक्शन क्लोज करता होगा, खत्म हो जाने के बाद इसको डिस्ट्रॉय भी करना होगा। ये सब मेरे लिए कौन कर रहा है? ये सब मेरे लिए स्प्रिंग कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। आप सोचो, कल को अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता तो पहले कनेक्शन इनिशियलाइज मुझे करना पड़ता, यस कि नो? करना पड़ता, क्वेरी मुझे लिखनी पड़ती, है ना? ये सब मेरे लिए स्प्रिंग कर रहा है। सो इजंट इट बेनिफिशियल फॉर अस? क्यों जगमीत? बेनिफिशियल है, एग्री करते हैं आप? इसलिए स्प्रिंग ये कहता है, जी जगमीत, जो ऑब्जेक्ट आपको थ्रू आउट दी एप्लीकेशन चाहिए उनके लिए अपन स्प्रिंग को हैंड ओवर करते हैं कि स्प्रिंग उनका क्रिएशन हैंडल करे। जो शॉर्ट लिव्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कुछ डेटा होल्ड करके अपना काम करके चले जाते हैं, उनको आप क्रिएट करते हो। लेकिन जो लॉन्ग रनिंग टास्क है, उनमें जो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए उनको बनाने की जिम्मेदारी आप स्प्रिंग को देते हैं। वेरी गुड ऋषिकेत, तो उसके लिए कोड लिखेंगे तब समझ में आएगा ना। इसका रेफरेंस हमें बनाना पड़ेगा और इसके लिए डीआई करवाना पड़ेगा। डीआई मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन करवाना पड़ेगा। स्प्रिंग हमारे लिए इस ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर देगा हर जगह और हमको प्लेट में सजा के दे देगा कि भाई तू यूज कर ले इसको। आया समझ? नहीं आया? बहुत सारी आगे टेक्निकल बातें, अभी तो हमने पहला प्रोग्राम भी नहीं लिखा है, कोड लिख तो ले, तब पता चलेगा कि स्प्रिंग हमारे लिए कैसे इस ऑब्जेक्ट को हर जगह अवेलेबल करा देगा। चलो आगे, हो गया डन? ठीक है, अभी तो आप बस इतना मान लीजिए कि स्प्रिंग का ये मानना है कि अगर आप अपने कोड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल को मैनेज स्प्रिंग से करवा दीजिए। सो इफ DI डू दिस थिंग इन द क्लास विल बिकम सो हैवी इन टर्म्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ द क्लास। नहीं ऋषिकेत, ऐसा नहीं है। सिंगल इंस्टेंस बनाएगा, सिंगलटन ऑब्जेक्ट है ये, व्हाई इट विल बिकम हैवी? सिर्फ आपको एक रेफरेंस बनाना है, ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट होगा क्योंकि वो सिंगलटन बिहेव करेगा। हैवी तो तब होगा ना जब उसके मल्टीपल कॉपीज बनेंगे। एक ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बनाना कितना हैवी होगा? ओके, वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं आगे। जी, रेफरेंस एड्रेस सेम होगा। ठीक, अब आते हैं स्प्रिंग जेडीबीसी पे। मैंने आपसे कहा था अगर मुझे स्प्रिंग फ्रेमवर्क नहीं आता है और मुझे डेटाबेस से बात करनी है तो मेरे को यह काम करने के लिए यूज करना पड़ेगा जेडीबीसी। मैंने आपको यह भी कहा था कि जब आप जेडीबीसी प्रोग्रामिंग करते हैं कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं जो आपको हर कोड में लेने होते हैं, यस और नो? होते हैं ना? नंबर वन, ड्राइवर को लोड करना। हालांकि ये स्टेप अब हमें नहीं करना पड़ता, अब ये स्टेप जावा खुद कर देती है। ड्राइवर लोड करने के बाद याद करिए, कनेक्शन को ओपन करना हम करते हैं एज अ डेवलपर। हाँ, हम करते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना। हमें डिसाइड करना पड़ता है स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएं कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का बनाएं। हमें डिसाइड करना पड़ता है। क्वेरी स्टैटिक है तो स्टेटमेंट का बनाओ, क्वेरी डायनेमिक है तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का बनाओ। इसके बाद फिर हमको क्वेरी फायर करनी पड़ती है। क्वेरी फायर करने के बाद रिकॉर्ड्स को फेच और प्रोसेस करना पड़ता है, और इसके बाद फिर फाइनली हम कनेक्शन को क्लोज करते हैं। इतने सारे काम एज अ डेवलपर आपको जेडीबीसी में करने होते हैं। अब आप मुझे बताइए, ड्राइवर लोडिंग,
कनेक्शन ओपनिंग, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का बनना, कनेक्शन क्लोज होना, ये सारे काम आपके लिए फ्रेमवर्क कर दे तो आपका काम आसान हो जाएगा। बस यही आपके लिए करेगा कौन? यही आपके लिए करेगा स्प्रिंग जेडीबीसी। तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोड है, मेरे वर्ड्स पे गौर करिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कोड, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोड है, कनेक्शन ओपन करना, क्लोज करना, ये सब आप कभी नहीं करते जब आप स्प्रिंग पढ़ते हैं। आप सिर्फ दो काम करते हैं। पहला काम, क्वेरी लिख दीजिए, जो आपको क्वेरी चलवानी है, और आने वाले रिजल्ट को प्रोसेस कर लीजिए। दैट्स इट। ये आपको करना होता है किसमें? ये आपको करना होता है स्प्रिंग जेडीबीसी के अंदर। राइट, फटाफट स्लाइड पढ़िए और बताइए क्लियर है? यही मैंने भी बोला, अगर आप प्योर जेडीबीसी करते हैं तो आपको इतने सारे काम करने होते हैं, लेकिन अगर आप स्प्रिंग जेडीबीसी यूज करते हैं तो आपके सारे के सारे स्टेप स्प्रिंग जेडीबीसी कर देगा। आपको सिर्फ चौथा और पांचवा स्टेप करना है। चौथा स्टेप क्या है? क्वेरी फायर करवा दो। पांचवा स्टेप क्या है? रिजल्ट्स को प्रोसेस कर दो। कनेक्शन कब खुला, कब बंद हुआ, स्टेटमेंट बना के प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बना, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। इंटरनली सब कुछ आपके लिए मैनेज कर लेगा स्प्रिंग। यस की नो? क्लियर हुआ बेनिफिट? वेरी गुड, ठीक है। अब स्प्रिंग जेडीबीसी से एक कदम आगे है स्प्रिंग ओआरएम। सबसे पहली बात आती है, सर व्हाट डज ओआरएम स्टैंड फॉर? आपने हाइबरनेट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बट मैं मान रहा हूं आपने नहीं पढ़ा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज द वर्ड ओआरएम स्टैंड फॉर? ओआरएम का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल सही जवाब, ओआरएम स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ओके, अब इसका क्या मतलब है? फुल फॉर्म देखकर तो समझ में नहीं आ रहा है एज अ बिगनर। ये बताइए मुझे, एसक्यूएल और जावा, क्या ये दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं? है ना? अगर आप एसक्यूएल के बारे में सोचें, क्या एसक्यूएल मेनली टेबल्स पे काम करती है? क्या एसक्यूएल मेनली टेबल्स पे काम करती है? हाँ जी। जावा में टेबल होती है ना? जावा में टेबल कहां होती है? जावा में तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना? वेरी गुड। अब ये जो ओआरएम है, ये कहता है कि आपको टेबल, रो, कॉलम, इनके बारे में सोचना ही नहीं है। आप तो अपना प्रोजेक्ट, अपना कोड बनाते वक्त सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करें ऑब्जेक्ट्स। आपके ऑब्जेक्ट्स को देखकर ये जो ओआरएम है, ये आपके लिए क्रिएट कर देगा टेबल की एक एक रो, और आपकी क्लास को देखकर ये आपके लिए क्रिएट कर देगा टेबल का स्ट्रक्चर। फिर सुनिएगा, ओआरएम की मदद से आपको क्रिएट टेबल कमांड नहीं लिखना पड़ेगा। आप सिर्फ एक क्लास बनाएंगे स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग आपकी क्लास के अंदर के डेटा मेंबर को देखेगा, उनके हिसाब से आपकी टेबल बना देगा। और इस क्लास के जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डेटा इंसर्ट करने को बोलेंगे, तो आपके हर ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग कन्वर्ट कर देगा टेबल की एक रो में। अब इस फुल फॉर्म को समझिए, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट मतलब जावा का ऑब्जेक्ट, रिलेशन का मतलब एसक्यूएल में टेबल होता है। तो जावा के ऑब्जेक्ट को किसी टेबल के साथ मैप करना, दैट इज द पावर ऑफ समथिंग विच इज कॉल्ड एज ओआरएम। इन केस यू डोंट वांट एनी कॉलम टू बी परसिस्टेड, यस, अगर कॉलम को आपको परसिस्ट नहीं करना है तो आप इन्फॉर्म करोगे, स्प्रिंग उस कॉलम को आउट कर देगा, नहीं रखेगा। क्लियर? सो दिस इज ओआरएम। ओआरएम का मतलब क्या हुआ? ओआरएम का मतलब हुआ, एज अ डेवलपर मुझे ना कोई टेबल बनानी है, ना कोई एसक्यूएल लिखनी है। आप मानते हो जेडीबीसी में एसक्यूएल आनी चाहिए? अगर मुझे जेडीबीसी में एक कोड भी लिखना है तो मुझे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इतना तो कमांड पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्प्रिंग ओआरएम कर लेंगे, आपको इतना कमांड भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो सीधे ऑब्जेक्ट्स बनाइए, ऑब्जेक्ट में डेटा डालिए, ऑब्जेक्ट को देखकर ऑटोमेटिकली स्प्रिंग जनरेट कर देगा टेबल की रो, क्लास को देखकर ऑटोमेटिकली स्प्रिंग क्रिएट कर देगा आपकी पूरी टेबल। दैट इज द पावर ऑफ स्प्रिंग ओआरएम। और स्प्रिंग ओआरएम के लिए स्प्रिंग खुद इंटरनली यूज करता है हाइबरनेट। एग्जैक्टली बोलूं तो वो दो चीजें यूज करता है, जेपीए और हाइबरनेट। ये दोनों मिलकर आपके लिए बनाते हैं समथिंग विच इज कॉल्ड एज स्प्रिंग ओआरएम। इसका मतलब पूरी स्प्रिंग में आपको कभी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब स्प्रिंग ओआरएम से एक कदम और आगे जाइए तो मिलता है स्प्रिंग डेटा जीपीए। मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कह रहा था, स्प्रिंग जेडीबीसी में आपको कितने काम करने? दो काम करने हैं ना? जब आप इस स्टेप पे आएंगे ना स्प्रिंग डेटा जेपीए में, जो ओआरएम से भी एक कदम आगे है, वो आपको ये दो काम भी करने के लिए नहीं कहेगा। वो तो कहेगा तुम तो सिर्फ चीजें डिक्लेयर कर दो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए सारी एक्टिविटी स्प्रिंग डेटा जेपीए परफॉर्म कर देगा।
जैसे जो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने कोड दिखाया था, जिसमें मैंने रिपोजिटरी का सेव मेथड कॉल करा था, वो मैंने स्प्रिंग डेटा जेपीए की ही पावर को यूज करा था। ऋषिकेश, दिस इज द इनिशियल लेक्चर। आप क्लास के बाद रुक जाइएगा, आई डिस्कस वन टू मैनी, मैनी टू वन, इन सब के लिए आप एनोटेशंस यूज करते हैं, राइट? दिस इज द इनिशियल लेक्चर, हाउ कैन वी डिस्कस राइट नाउ? हाँ जी, तो ये हो गया आपका स्प्रिंग डेटा जेपीए के बिहेवियर्स। गॉट इट? तो स्प्रिंग डेटा जेपीए ऑटोमेटिकली आपके लिए रिकॉर्ड्स पूरे इंसर्ट, नो प्रॉब्लम ऋषिकेश, इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपके लिए ऑटोमेटिकली क्वेरीज भी जनरेट कर देगा, आपके लिए टेबल भी क्रिएट कर देगा, ओआरएम की हेल्प से सारा काम आपका सुपर सुपर इजी कर देगा। इसका मतलब जहां स्प्रिंग जेडीबीसी में आपको 2 स्टेप लेने पड़ते थे, स्प्रिंग डेटा जेपीए में वो 2 भी लेने की जरूरत आपको नहीं है। बहुत मिनिमम कोड लिखकर आप वो एक्टिविटीज कर पाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ स्प्रिंग डेटा जेपीए। फिर आता है स्प्रिंग वेब एमवीसी। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था, स्प्रिंग का जो मेन रोल होता है वो फ्रंट एंड है कि बैक एंड है? बैक एंड है, राइट? स्प्रिंग प्राइमरीली किसी भी वेब एप्लीकेशन के बैक एंड पे यूज होता है। और स्प्रिंग के अंदर जब आप अपना बैक एंड हैंडल करते हैं और वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो आप इस मॉड्यूल को यूज करेंगे जिसका नाम है स्प्रिंग वेब एमवीसी। और इसमें जैसा मैंने कहा, आप 2 तरह की एप्लीकेशन बना पाएंगे, वेब एप्लीकेशंस भी और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन भी। मैं एक बेसिक आइडिया आपको इनके बीच के फर्क का दे देता हूं, हालांकि मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। वेब एप्लीकेशन जनरली यूजर्स के लिए बनाई जाती है और आमतौर पे यूजर उसको एक सिंगल इंटरफेस के थ्रू एक्सेस करते हैं। आमतौर पे यूजर उसको एक सिंगल इंटरफेस के थ्रू एक्सेस करते हैं। जैसे इमेजिन करिए कोई XYZ कॉलेज है, इमेजिन करिए कोई XYZ कॉलेज है और उस कॉलेज की कोई वेबसाइट है। आप ही का कॉलेज ले लीजिए, आपका कॉलेज है और आपके कॉलेज की कोई वेबसाइट है, इफ यू आर अ स्टूडेंट। तो आप मुझे बताइए, आप इस वेबसाइट को ब्राउजर से एक्सेस करेंगे? कर पाएंगे ना आप इस वेबसाइट को ब्राउजर से एक्सेस, राइट? तो ये जो वेबसाइट है, ये एज अ स्टूडेंट आपके लिए डेवलप की गई है। तो जवाब है हाँ। तो ये वेबसाइट अपने आप में कहलाएगी एक वेब एप्लीकेशन। अब आप इसकी जगह जरा एसबीआई की वेबसाइट को रिकॉल करिए। क्या एसबीआई की वेबसाइट को ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, कर सकते हैं। क्या एसबीआई की इसी वेबसाइट के लिए उन्होंने योनो भी बना रखी है? आई होप योनो जानते होंगे आप, एसबीआई की मोबाइल ऐप। क्या योनो से भी आप एसबीआई के सर्वर से इंटरेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या आप आईवीआरएस यूज करके भी एसबीआई से कम्युनिकेट कर सकते हैं? आईवीआरएस, इंटरैक्टिव वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, जिसमें फोन लगाकर आप कुछ कोड्स दबाते हैं, वहां से कंप्यूटराइज रिस्पॉन्स आपको मिलता है और फिर आप स्टेप्स फॉलो करते हैं। क्या आप इसी को एटीएम से भी एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, ब्राउजर, मोबाइल ऐप, आईवीआरएस, एटीएम, सेम डिवाइस, डिफरेंट डिवाइसेस? सेम डिवाइस, डिफरेंट डिवाइसेस? ऋषिकेश, डिफरेंट डिवाइसेस। भाई ब्राउजर और मोबाइल ऐप, दे आर डिफरेंट, दे आर सेम, दे आर डिफरेंट। मोबाइल ऐप की बात कर रहा हूं, मोबाइल के ब्राउजर की बात नहीं कर रहा हूं। मोबाइल ऐप और वेब ब्राउजर ये तो डिफरेंट क्लाइंट्स हुए ना, है ना? टेलीफोन भी एक डिफरेंट क्लाइंट हुआ ना, आईवीआरएस वाला। एटीएम भी एक डिफरेंट क्लाइंट हुआ ना। लेकिन ये सारे क्लाइंट्स के लिए आप एक सिंगल एप्लीकेशन बनाकर इनको सर्व कर रहे हैं। इसको, हाँ, सर्वर सेम है बट क्लाइंट्स आर डिफरेंट। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। और इसी से कनेक्टेड है अगला वर्ड, आई होप आप जानते होंगे। आप में से जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो जरूर इस पे काम भी कर रहे होंगे या जानते होंगे, माइक्रो सर्विसेज। तो स्प्रिंग में जब आप माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं, तब बात करते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की और वेब एप्लीकेशन की, और दोनों को डेवलप करने में आपको सपोर्ट करता है स्प्रिंग वेब एमवीसी। यानी जो रोल जावा में एडवांस जावा का है, वो रोल स्प्रिंग में स्प्रिंग वेब एमवीसी का है। मुझे जावा में अगर एक वेब एप्लीकेशन बनानी है तो मैं सर्वलेट जेएसपी पढ़ूंगा। मुझे स्प्रिंग में अगर वेब एप्लीकेशन बनानी है तो मैं पढ़ूंगा स्प्रिंग वेब एमवीसी। इज दिस क्लियर? राइट? ये स्प्रिंग का अगला इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। देन वी हैव वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्प्रिंग विच इज कॉल्ड एज रेस्ट। ठीक है, अगेन अगर मैं रेस्ट का फुल फॉर्म बोलूं तो एज अ बिगनर आपको अभी कुछ नहीं समझ में आएगा कि ये फुल फॉर्म क्या है। तो मैं फुल फॉर्म को कट शॉर्ट कर देता हूं। अपन बात करते हैं, रेस्ट का मतलब होता है स्प्रिंग में एपीआई डेवलप करना। एपीआई का फुल फॉर्म फिर भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है
कि अगर आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन का डेटा एक्सेस करते हो, एप्लीकेशन 1 एप्लीकेशन 2 का डेटा फेच करना चाहती है, तो ये काम वो करती है विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। एप्लीकेशन 1 एप्लीकेशन 2 का डेटा अगर एक्सेस करना चाहती है, तो ये काम वो करती है विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। मैं आपको कुछ रेलिवेंट एग्जांपल्स देता हूं जो आपको एपीआई की इंपॉर्टेंस समझाएंगे। सबसे पहले अपन लोग चलते हैं ऑन मेक माई ट्रिप। ठीक है, व्हाट इज मेक माई ट्रिप? कैन एनीवन टेल मी? सभी जानते हैं, फिर भी एक बार बताइए, व्हाट इज मेक माई ट्रिप? अगर मैं मेक माई ट्रिप पे जाऊंगा तो ये अपने आप में कौन है? हु इज मेक माई ट्रिप? वेरी गुड। मेक माई ट्रिप अगर आप बहुत सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये एक वेब एप्लीकेशन है, हाँ या ना? यस, ये अपने आप में एक वेब एप्लीकेशन है। अब मुझे बताइए, क्या मेक माई ट्रिप के पास, सोच के यस और नो की जवाब देना, क्या मेक माई ट्रिप की इस वेबसाइट पे मेरे को दिल्ली से मुंबई की डिटेल्स मिल रही है टिकट की? मिल रही है, मिल रही है ना? क्या मेक माई ट्रिप की इस वेबसाइट पे मुझे होटल्स की डिटेल मिल रही है? मिल रही है। ट्रेन्स की डिटेल मिल रही है? मिल रही है। क्या आपको लगता है कि मेक माई ट्रिप के होटल्स होंगे, मेक माई ट्रिप की फ्लाइट्स होंगी, मेक माई ट्रिप ट्रेन्स चलाता होगा? ऐसा है? ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ट्रेन्स इंडिया में आईआरसीटीसी मैनेज करता है ना? फ्लाइट्स मैनेज करने वाली कंपनीज अलग है ना, स्पाइस जेट, इंडिको, इंडियन एयरलाइंस, और होटल वाली कंपनीज अलग है। इसका मतलब मेक माई ट्रिप के सर्वर ने, यस डेफिनेटली दे आर इंटरेक्टिंग विद एपीआई, मेक माई ट्रिप के सर्वर ने क्या आईआरसीटीसी के सर्वर से ट्रेन की डिटेल्स पुल करी होंगी? बिल्कुल करी होंगी। मेक माई ट्रिप के सर्वर ने इंडिगो के सर्वर से, स्पाइस जेट के सर्वर से फ्लाइट की डिटेल्स निकाली होंगी? बिल्कुल निकाली होंगी। और ये कैसे पॉसिबल है कि एक सर्वर दूसरे सर्वर से बात कर रहा है? जब एक एप्लीकेशन या सर्वर दूसरे से बात करेगा तो इसी के बीच में एक ब्रिज आएगा, और इस ब्रिज को हम लोग बोलते हैं एपीआई। सो व्हाट डज एन एपीआई डू? एपीआई हेल्प्स वन एप्लीकेशन कम्युनिकेट विद द अदर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन 1 एप्लीकेशन 2 से बात करेगी तो ये काम वो करेगी यूजिंग एपीआई। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, जब आप जोमेटो पे, स्विगी पे कुछ ऑर्डर करते हैं और आपका ऑर्डर लेकर उनका बंदा रेस्टोरेंट से आपके घर तक आता है, तो जोमेटो उसको ट्रैक करता है, दिखाता है जोमेटो अपनी ऐप पे कि ये बंदा यहां पहुंचा, आपके घर से इतना दूर है, अब बस ऑर्डर डिलीवर होने वाला है। क्या लग रहा है आपको, जोमेटो वाले कैमरा लेकर इसके पीछे पीछे चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही ऋषिकेश, जोमेटो वाले कोई कैमरा लेकर इसके पीछे पीछे नहीं चल रहे हैं। जोमेटो ऐप पे जो इस बंदे का पूरा राउट दिखाया जाता है, वो आप मानते हो गूगल मैप्स के थ्रू दिखाया जाएगा? राइट, गूगल मैप्स अपने आप में एक एप्लीकेशन है, जोमेटो अपने आप में दूसरी एप्लीकेशन है, और जोमेटो गूगल मैप्स की एपीआई के थ्रू वो पूरा राउट ट्रैक करता है। तो कौन कम्युनिकेट कर रहा है किससे? जोमेटो कम्युनिकेट कर रहा है गूगल मैप्स के थ्रू। और ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ समथिंग विच इज कॉल्ड एज, बनाते कैसे हैं ये अपन लोग स्प्रिंग में सीखेंगे। एपीआई कॉल करना तो बहुत आसान है, बट एपीआई बनाते कैसे हैं, एपीआई डिजाइन कैसे करते हैं, जेसन क्या होता है, जेसन डेटा कैसे सेंड करते हैं, ये सब आप सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। बहुत बड़ा डिफरेंस है जगनीत। स्प्रिंग वेब एमवीसी में फ्रंट एंड आता है, टाइम लीफ आता है, कंट्रोलर्स यूज होते हैं। रेस्ट एपीआई में रेस्ट कंट्रोलर यूज होते हैं। देयर इज अ बिग बिग डिफरेंस। समझो समझो, नहीं ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट। जब आप स्प्रिंग रेस्ट करोगे, जब आप रेस्टफुल एपीआईज बनाओगे तो यूआई नहीं होगा। और जब आप स्प्रिंग वेब एमवीसी बनाओगे उसमें फ्रंट एंड भी आएगा, चाहे वो थाइम लीफ से आए, चाहे वो आप एचटीएमएल सीएसएस से बनाओ, आपकी एप्लीकेशन में फ्रंट एंड बनेगा। आया समझ? एमवीसी में भी खाली डेटा रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन उसको कम्युनिकेट कौन करेगा? एक एमवीसी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट आप रिएक्ट से थोड़ी करोगे, आप अपनी ही एप्लीकेशन के अंदर फ्रंट एंड बनाओगे। लेकिन जो रेस्ट एपीआई है वो फ्रंट एंड को अलग कर देगी, फ्रंट एंड अलग सर्वर पे चलेगा, रेस्ट एपीआई अलग सर्वर पे चलेगी, अक्रॉस द सर्वर कम्युनिकेशन होगा। सर्वर सर्वर डिफरेंट कैसे होगा? कॉर्स की परमिशन कैसे दोगे? सर्वर डिफरेंट हो जाएंगे ना दोनों। स्ट्रिंग वेब एमवीसी में जो यूआई वाला पार्ट होता है ना, वो वेब एमवीसी के अंदर ही होता है, जबकि स्प्रिंग रेस्ट के अंदर यूआई वाला पार्ट अलग चलाते हैं अपन।
क्लियर? आने दो, उस पे आने दो, लेट दैट कम। तो बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे, उस पॉइंट को आने दो, उस पर अपन डिस्कस करेंगे कि क्या फर्क होता है वेब एमवीसी और रेस्ट एपीआई में। रेस्ट एपीआई इज यूआई, माइनस कर दीजिए आप वेब एमवीसी में, सपोर्ट हटा दीजिए यूआई का, और यहां आप रेस्ट कंट्रोलर यूज करते हैं। रेस्ट कंट्रोलर ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज देता है जो कंट्रोलर नहीं देता है आपको। चलो आगे, क्लियर हो गया? सो दिस इज रेस्ट एपीआई, जो स्प्रिंग का दूसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप स्प्रिंग के अंदर हैंडल करेंगे। यानी अगर आपसे मैं बोलूं मुझे स्प्रिंग की 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताओ, तो एक स्प्रिंग कोर हो गया, एक स्प्रिंग डेटा जेपी हो गया, और एक ये स्प्रिंग रेस्ट हो गया। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल स्प्रिंग के आप मानिए, जो स्प्रिंग पे सबसे ज्यादा काम इंडस्ट्री पे आपको करते हुए दिखेंगे। ठीक है, देन इसके बाद अब ये भी देखिए, रेस्ट का एक एग्जांपल है। यहां आपको 2 एटीएम दिख रहे होंगे, क्या ये अलाउड है कि मेरे पास अगर एसबीआई का कार्ड है तो मैं आईसीआईसीआई के एटीएम से पैसे निकाल लूं? अलाउड है? तो ये कैसे अलाउड है? ये कैसे पॉसिबल है कि मैं आईसीआईसीआई के एटीएम में जाकर एसबीआई का कार्ड लगाकर अपना अमाउंट विड्रॉ कर लूं? मेरा बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई में तो है नहीं, वो तो एसबीआई में है। इसका मतलब आईसीआईसीआई का सर्वर एसबीआई के सर्वर को क्या जनरेट करके देगा? एपीआई कॉल जनरेट करके देगा, और इस एपीआई कॉल के बेसिस पर अ पर्सन यूजिंग एन आईसीआई सर्वर विल बी एबल टू ट्रांजैक्ट विद एन एसबीआई एटीएम। हुआ क्लियर? गॉट इट? ये भी हुआ एपीआई। तो आप समझो, एपीआई इज 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। अब जगमीत यहां चेक करो, यहां कैसे यूज हो सकता है वेब एमवीसी। ये तो एक और बेस्ट एग्जांपल है रेस्ट एपीआई का। आईसीआईसी का यूआई ये बिल्कुल अलग है, एसबीआई का यूआई बिल्कुल अलग है, फिर भी सर्वर टू सर्वर बात करनी है, कैसे बात करोगे आप वेब एमवीसी से? वेब एमवीसी तो यूआई उसी एप्लीकेशन के अंदर रखेगा, जबकि यहां एप्लीकेशन ही बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत कुछ होता है ऋषिकेश, बहुत सारा होता है। सर्वर टू सर्वर जब कम्युनिकेशन आप करते हैं, उसमें ऑथ में भी अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। ऑथ के भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, कि ऑथ ब्राउजर पे चलाना है, कि ऑथ स्मार्ट टीवी पे चलाना है, कि ऑथ एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन चलाना है, बहुत सारा कुछ होता है। चलिए अब आते हैं स्प्रिंग बैच पे। सबसे पहले मुझे बताइए, कहना है से बैच मतलब ग्रुप, यस और नो? बैच मतलब ग्रुप, ओके। तो जब भी आपको बल्क में क्वेरीज चलानी हो, जब भी आपको बल्क में क्वेरीज चलानी हो, तब आप यूज करते हैं समथिंग विच इज कॉल्ड एज स्प्रिंग बैच। आपको लग रहा है सर बल्क में क्वेरी चलानी हो मतलब? बल्क में क्वेरी चलानी हो मतलब, जैसे हम लोग का 30 अगस्त को जनरेटिव एआई का बैच आ रहा है। एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जो हम स्प्रिंग बैच यूज कर रहे हैं। जनरेटिव एआई का बैच 30 अगस्त को आ रहा है। मुझे 29 अगस्त को सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को मेल भेजनी है। इमेजिन करिए मेरे पास 150 रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। तो अब आप मुझे बताइए, 150 लोगों को मेल भेजने के लिए मुझे 150 टाइम लूप घुमाना पड़ेगा? अगर मैं एक एक को मेल मैन्युअली सेंड करने का कोड लिखूं, इसकी जगह मैं स्प्रिंग बैच यूज कर सकता हूं। टाइम सेट कर सकता हूं कि 29 अगस्त को शाम को 6 बजे डेटाबेस से ये 150 रिकॉर्ड उठाना और इन सबको मेल शूट कर देना। दैट इज द पावर ऑफ स्प्रिंग बैच। आप टाइम बता दो, कोड बता दो, उस गिवन टाइम पे बैच उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। दूसरा रेलिवेंट एग्जांपल, आप देखते होंगे जितने भी बैंक्स हैं वो मंथ एंड पे अपने सारे कस्टमर्स को ट्रांजैक्शन डिटेल भेजते हैं। आपका इस महीने का खाता का क्रमांक ये, और ये आपके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं। क्या लगता है कोई मैन्युअली बैठकर सारे कस्टमर्स को ये डिटेल सेंड कर रहा है बटन क्लिक कर करके? पॉसिबल है कि एसबीआई किसी बंदे को हायर करे, एसबीआई के 1 करोड़ कस्टमर हैं, वो 1 करोड़ लोगों को हर मंथ के एंड में बैठकर मेल भेजे? इम्पॉसिबल है। क्या करा होगा? बैच प्रोसेसिंग करी होगी। एक कोड लिख दिया, वो कोड उन 1 करोड़ लोगों का डेटा उठाएगा और एक गिवन टाइम पे उन सबको मेल शूट कर देगा। यस यस यस, बिल्कुल। क्रॉन जॉब्स आपके पास होते हैं इसी के थ्रू आप उसको हैंडल करते हैं। क्लियर? तो जब भी आपको बल्क में ऑपरेशन करने हो, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ प्रोसेस करना हो, आप इस काम को करने के लिए यूज करते हो समथिंग विच इज कॉल्ड एज स्प्रिंग बैच। ये सारी फैसिलिटी आपको बैच के थ्रू मिलती है। देन नेवर मेंशन स्प्रिंग बूट। अब स्प्रिंग बूट क्या है? स्प्रिंग बूट टेक्निकली फ्रेमवर्क नहीं है, वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक पार्ट है। क्या फायदा है? अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं, तो क्या स्प्रिंग में कॉन्फ़िगरेशंस बहुत सारे होते हैं? होते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, स्प्रिंग से अगर कुछ करवाना है तो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन का कोड अपने आप में बहुत लेंथी हो जाता है अगर आप प्योर स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ये काम करते हैं। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन को ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर देता है स्प्रिंग बूट। सारे कॉन्फ़िगरेशंस को ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर देता है स्प्रिंग बूट। इसका मतलब अगर मैं स्प्रिंग बूट यूज करता हूं,
तो मुझे रैपिड डेवलपमेंट मिलता है, फास्ट डेवलपमेंट मिलता है। और इसीलिए तो समझने की कोशिश करिए इसके नाम में बूट वर्ड क्यों आ रहा है। व्हाट डज द वर्ड बूट मीन? बूट का मतलब होता है स्टार्ट करना, बहुत जल्दी से किसी चीज को स्टार्ट कर देना। तो अगर आप स्प्रिंग बूट यूज करते हैं तो जितना कुछ भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आपको करने में समय लगेगा, उसका 25% से भी कम समय आपको स्प्रिंग बूट के अंदर लगेगा। स्प्रिंग बूट इतना जल्दी, इतना फास्ट आपके लिए चीजों को ऑटोमेट कर देगा। ये कुछ ऐसा है कि मैं नोटपैड पे कोड लिखूं और मैं आईडी पे कोड लिखूं। एज एन आईडी डेवलपर, एज एन आईडी प्रोग्रामर, क्या मेरे लिए कोड लिखना फास्ट होगा? अगर मैं आईडी यूज करके कोड लिखता हूं कंपेयर टू नोटपैड, दैट विल बी फास्ट। तो अगर आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, इट्स लाइक यू आर यूजिंग नोटपैड। अगर आप बूट यूज कर रहे हो, आप एक स्मार्ट टूल यूज कर रहे हो जो आपके एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, जो आपकी कोडिंग स्किल्स को बढ़ा देगा, जो आपको कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाकर देगा। इसीलिए मार्केट में स्प्रिंग बूट यूज होगा। बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क से स्टार्ट करें। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपको सिखाएगा कॉन्सेप्ट और स्प्रिंग बूट आपको सिखाएगा इन कॉन्सेप्ट्स के इंप्लीमेंटेशन। ये भी क्लियर? आगे बढ़ा जाए। देन आता है स्प्रिंग एओपी, विच स्टैंड्स फॉर एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ व्हाट डज एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस? एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दूसरा नाम होता है क्रॉस कटिंग कंसर्न। रिमेंबर दिस, क्रॉस कटिंग कंसर्न। आपको लगेगा सर ये क्या है? अब आप इमेजिन करो मैं एक बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहा हूं। बैंकिंग एप्लीकेशन में मैं दो मेथड्स बना रहा हूं, एक विड्रॉ और एक डिपॉजिट। मुझे फटाफट बताइए, पैसे विड्रॉ करने से पहले और पैसे विड्रॉ करने के बाद कुछ स्टेप्स होंगे। जैसे विड्रॉ करने से पहले आप यूजर को लॉगिन करवाएंगे? करवाएंगे। वो जितना अमाउंट डाल रहा है विड्रॉ करने के लिए, उस अमाउंट की चेकिंग होगी कि वो अमाउंट उसके बैलेंस में अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी वो जो अमाउंट निकाल रहा है वो बैलेंस में से घटाएंगे। और जो ट्रांजैक्शन करा है, अगर आप मानते हो तो क्या उसका लॉग मेंटेन होगा, उसका डेटा मेंटेन होगा बैंक की तरफ से, ताकि कभी रिपोर्ट मांगी जाए तो बैंक उसको शो कर पाए। अब आप मुझे बताइए, क्या डिपॉजिट में भी लॉग इन करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। अगर डिपॉजिट नहीं करवाएंगे, अगर मैं इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहा हूं और मैं कुछ डिपॉजिट कर रहा हूं, कोई डिमांड ड्राफ्ट दे रहा हूं, तो लॉग इन नहीं होगा। मैं कैश की बात नहीं कर रहा हूं कि बैंक में जाकर कैश जमा कर रहे हैं, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। कराएंगे ना, है ना? वेरी गुड, ठीक है, लॉग इन कराएंगे। ठीक, जब वो डिपॉजिट करेगा तब आप सिक्योरिटी चेक्स भी करेंगे? करेंगे। प्लस ट्रांजैक्शन में जो विड्रॉ वाला है उसमें आप माइनस करेंगे, डिपॉजिट में आप प्लस करेंगे। जो डिपॉजिट हुआ है उसका भी लॉग मेंटेन करेंगे? करेंगे ना। तो आप मुझे बताइए, लॉग इन करना, सिक्योरिटी चेक्स करना, लॉग मेंटेन करना, क्या ये दोनों मेथड में कॉमन काम है? इन कॉमन कामों को स्प्रिंग की वोकैबुलरी में हम बोलते हैं क्रॉस कटिंग कंसर्न। और क्रॉस कटिंग कंसर्न में आपकी हेल्प करता है स्प्रिंग एओपी, विच स्टैंड्स फॉर एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जब भी आप स्प्रिंग में ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जिनमें अलग अलग मेथड्स में कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी होती है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस कटिंग कंसर्न। और क्रॉस कटिंग लॉजिक आपके लिए ऑटोमेटिकली एओपी कर लेता है हैंडल। सेकेंडरी लॉजिक जो होते हैं, वो सेकेंडरी लॉजिक यानी क्रॉस कटिंग लॉजिक स्प्रिंग करेगा हैंडल। जो मेन ट्रांजैक्शन का लॉजिक है वो आपको हैंडल करने की जिम्मेदारी होगी। तो सिक्योरिटी चेक्स करना, ट्रांजैक्शन मैनेज करना, सब आपको नहीं करना, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली एओपी करेगा। ठीक, देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड स्प्रिंग सिक्योरिटी। इसके बारे में बता चुका हूं। स्प्रिंग सिक्योरिटी स्प्रिंग का वो मॉड्यूल है जो आपको करंट डेज में जो मैक्सिमम पॉपुलर सिक्योरिटी चीजें होती हैं उनका सपोर्ट देता है। आप स्प्रिंग सिक्योरिटी में JWT यूज कर सकते हैं, आप स्प्रिंग सिक्योरिटी में OAuth यूज कर सकते हैं। OAuth वो है, एक बार फिर याद दिला दूं, जो आपको अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी वेबसाइट पे यूजर को लॉग इन करने की फैसिलिटी देगा। तो अगर मैं एक वेब एप्लीकेशन बनाता हूं और मैं चाहता हूं लोग यूजर आईडी पासवर्ड की जगह अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करें, तो मेरे को इसके लिए यूज करना पड़ेगा OAuth। और ये सपोर्ट मेरे को मिलता है ऑटोमेटिकली बाय स्प्रिंग सिक्योरिटी, जो स्प्रिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। ये आपको ऑथेंटिकेशन भी देता है, ये आपको ऑथराइजेशन भी देता है। इन दोनों का फर्क जानते हैं? ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन जानते होंगे। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है यूजर को लॉगिन करवाना, यानी यूजर की डिटेल्स चेक करना। और ऑथराइजेशन का मतलब होता है यह डिसाइड करना कि यूजर को किस काम को करने का राइट है और किस काम को करने का राइट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे Amazon मैं भी यूज करता हूं, Amazon के लोग भी यूज करते होंगे। तो एज अ Amazon कस्टमर जो मुझे राइट्स हैं
क्या उससे डिफरेंट राइट अमेजॉन के डेवलपर्स को होंगे? होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइजेशन। मतलब एक कस्टमर जो कर पाएगा और अमेजॉन का वेब डेवलपर जो कर पाएगा या एडमिन जो कर पाएगा, वो अलग अलग टास्क होंगे और इनको बाइफिकेट करने का काम होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑथराइजेशन। सो ऑथराइजेशन इज समथिंग जो आपको आपकी पावर्स याद दिलाता है कि एज अ कस्टमर आप क्या कर पाओगे, एज अ वेंडर आप क्या कर पाओगे, एज एन एडमिन आप क्या कर पाओगे। ऑथेंटिकेशन बताता है आप अपने आप को जस्टिफाई करें सर्वर पे कि आप कौन है। तो तुम कौन हो ये ऑथेंटिकेशन है, तुम क्या कर सकते हो ये ऑथराइजेशन है, और दोनों में आपको सपोर्ट देता है स्प्रिंग सिक्योरिटी। क्लियर हुआ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन? राइट। फिर आता है फाइनल मॉड्यूल स्प्रिंग क्लाउड, जिसको आप यूज करेंगे जब आप पढ़ेंगे स्प्रिंग माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज क्या है? माइक्रो सर्विसेज का मतलब होता है एक बड़ी एप्लीकेशन को छोटी छोटी अलग अलग एप्लीकेशंस में ब्रेक डाउन कर देना। और अगर आपको लगता है माइक्रो सर्विसेज का उल्टा क्या है, माइक्रो सर्विसेज का उल्टा होता है मोनोलिथिक एप्लीकेशंस बनाना। मोनोलिथिक का मतलब एक ही एप्लीकेशन के अंदर फ्रंट एंड भी है, एक ही एप्लीकेशन के अंदर सारे मॉड्यूल्स भी हैं, उसी एप्लीकेशन के अंदर बैकएंड भी है, उसी एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस भी है। जैसे इमेजिन करिए अगर मैं कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन मोनोलिथिक स्टाइल में बनाता हूं, तो क्या मेरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन का एक यूआई होगा? बिल्कुल होगा। मेरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर एक ऑर्डर्स का मॉड्यूल होगा जो कस्टमर के ऑर्डर्स मैनेज करेगा। मेरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर एक प्रोडक्ट्स का मॉड्यूल होगा। मेरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर एक कस्टमर का मॉड्यूल होगा और इन सब के बीच में कॉमन डेटाबेस होगा। अगर ये सब उठाकर मैं एक ही सर्वर पे रख दूं, एक ही सर्वर पे रख दूं, दिस बिकम्स मोनोलिथिक एप्लीकेशन। पर अगर मैं इन सबको अलग अलग सर्वर्स पे ले जाऊं, किन सबको? मैं ऑर्डर्स के लिए अलग एप्लीकेशन बनाऊं, मैं प्रोडक्ट्स के लिए अलग एप्लीकेशन बनाऊं, कस्टमर के लिए अलग एप्लीकेशन बनाऊं, सबका डेटाबेस भी अलग अलग बनाऊं। अगर मैं इस अप्रोच को यूज करता हूं तो मेरी अप्रोच कहलाएगी अपने आप में माइक्रो सर्विसेज वाली अप्रोच। जितनी बड़ी एप्लीकेशंस आपको दिखती हैं वो सब इसी मॉड्यूल इसी अप्रोच को फॉलो करती हैं। Amazon ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो सर्विसेज, जहां वो अपनी अलग अलग फंक्शनैलिटी को अलग अलग सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है अगर एक सर्विस डाउन है तो बाकी सर्विसेज के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन में एक भी पार्ट हैंग हो गया, एक भी पार्ट क्रैश हो गया, आपकी पूरी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। एग्रीड? मानते हैं आप इस बात को? गॉट इट? तो ये जो माइक्रो सर्विसेज वाला पार्ट है, इसका सपोर्ट भी आपको मिलता है ऑटोमेटिकली फ्रॉम स्प्रिंग। बिल्कुल मुनीब, मॉड्यूल 2 इसी में आएगा। मॉड्यूल 2 में आप इसी को कवर करेंगे पूरा डिटेल में। ये आपको माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर कि अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग सर्विस माइक्रो सर्विस स्टाइल में बनाई जाए तो पेमेंट का अपना डेटाबेस होगा, कैटलॉग का अपना डेटाबेस होगा, ऑर्डर का अपना, कार्ट का अपना डेटाबेस होगा। दैट इज द पावर वी गेट व्हेन वी डील विद समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज माइक्रो सर्विसेज। क्लियर? तो ये है हमारे सारे मॉड्यूल। अब इसमें जो हम शुरू करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, वो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल होगा। कौन सा? ग्रेट, स्प्रिंग कोर, है ना। और स्प्रिंग कोर से ही बाकी सारी चीजें आपको समझ आएंगी। सो बी वेरी वेरी श्योर कि आप लेक्चर मिस ना करें। ऑल क्लियर? ऑल गुड? ओके, एनी इश्यूज, एनी डाउट्स? हाँ तनिष, बिल्कुल स्प्रिंग एआई भी कवर होगा। ओके, स्प्रिंग एआई कवर होगा उसमें। आपको जो लास्ट लेक्चर में बताया था वो सारी चीजें कवर अप होंगी। नहीं करता ना। जो जेसन डेटा रिटर्न करते हैं ना जगमीत, वो अपन रेस्ट एपीआई से करते हैं। आप स्प्रिंग वेब एमवीसी में एपीआईज नहीं बनाते हो। आप स्प्रिंग वेब एमवीसी में वो मेथड्स बनाते हो जो व्यू को डेटा रिटर्न करते हैं, और वो जेसन में नहीं होता है। रिकॉल करो, अगर मैं स्प्रिंग वेब एमवीसी में कोड लिखता हूं तो मैं जेसन में रिस्पॉन्स नहीं देता हूं, मैं प्योर ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करता हूं, जिसको फिर मैं थाइम लीफ में या जेएसपी के अंदर एक्सट्रैक्ट करके शो करूंगा। जबकि मैं स्ट्रिंग रेस्ट एपीआई बनाऊंगा तो मैं सारे रिस्पॉन्स जेसन स्टाइल में दूंगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मंडे सेम टाइम।
डेफिनेटली मैं सारे पीपीटी शेयर कर दूंगा जो आपको ग्रुप बताया, तो उसमें दोनों पीपीटीज आ जाएंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।